आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारगिल की लड़ाई का चेहरा बन चुके कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने अपने शब्दों से पूरे देश को गौरवान्वित किया था। उन्होंने कहा था, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर कारगिल युद्ध की जीत का सबसे बड़ा नारा बन गया था। काफी इससे देश को काफी इंस्पिरेशन मिली। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे जो लीडर्स थे, उन्होंने देश को काफी कुछ दिया। अब उन्होंने टाइगर हिल पे जो कब्जा किया, उसके लिए आज भी उनको याद किया जाता है, जो पाकिस्तानियों से उन्होंने छुड़वाया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि तो इनकी अर्ली लाइफ शुरू से देखेंगे और इनका योगदान देखेंगे कि कारगिल युद्ध में इनका क्या योगदान रहा। तो शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। कैप्टन विक्रम बत्रा 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए थे। इनके पापा का नाम था गिरधारी लाल बत्रा और मम्मी का नाम था कमलाकांत बत्रा। जो इनके पापा गिरधारी लाल बत्रा थे, वो स्कूल में प्रिंसिपल थे। माता जी जो थी कमलाकांत बत्रा, वो स्कूल में टीचर थी। तो दोनों अब शुरुआत से ही है ना, और इनके घर में 9 सितंबर को 2 बच्चे पैदा हुए थे। एक थे विक्रम बत्रा और एक थे विशाल बत्रा, जो 2 जुड़वा बच्चे थे दोनों। तो उसके बाद क्या हुआ कि और विक्रम बत्रा इनसे सिर्फ 14 मिनट बड़े थे, विशाल बत्रा से। तब उसके बाद क्या हुआ कि शुरुआत में तो इनकी एजुकेशन तो वहां पे ही हुई, अपने पालमपुर में हुई। अपने माता पिता से इन्होंने शुरुआती एजुकेशन ली। जब पेरेंट्स टीचर थे तो उनके स्कूल में पढ़ाई की। विक्रम में ही है ना, बचपन से देश प्रेम की भावना थी। वो कराटे के भी चैंपियन थे, स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छे थे। शैतानी बहुत करते थे, लेकिन टीचर्स इनके बताते कि ये काफी ज्यादा शैतानी करते थे। तब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन कोई काम में अगर इनको बोल दो कि आज ये काम अपने को अच्छे से करना है, तो ये काम अगर अच्छे से अव्वल, तो उसमें भी अव्वल थे। ऐसा नहीं है कि खाली शैतानी करते थे, काम में भी काफी ज्यादा अव्वल होते थे। कोई भी काम बोलो तो सारे कामों को तुरंत अच्छे से करना। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने ये कराटे के चैंपियन थे, टेबल टेनिस में अच्छे थे, स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छे थे। तब विशाल बत्रा जो इनके जुड़वा भाई है, वो क्या बताते हैं कि 1985 में क्या हुआ था, इनके घर में टीवी नहीं हुआ करता था। तो ये अपने पड़ोस में जाते थे। वहां पे है ना, उनके यहाँ पे एक टीवी पे उस समय एक सीरियल आया करता था, परमवीर चक्र, जिसमें जो जितने भी आजादी के बाद से जो लड़ाई हुई है, उसके जो जितने भी परमवीर चक्र विजेता हुए, उनकी कहानियां बताने के लिए जो चीजें बताई गई थी, उसके बारे में वो परमवीर चक्र विजेताओं की सारी कहानियां बताई जाती थी उनमें। विक्रम में उन्हीं को देख के है ना जज्बा आया था कि उनको भी है ना आर्मी ही ज्वाइन करनी है, ऐसे करके। तब उसके बाद क्या हुआ, काफी कुछ रहा था। अब जैसे वो कहीं काफी सारे किस्से जुड़े हुए हैं उनसे। अब जैसे ही क्या हुआ, 1992 में उनका 12th पास हुआ, और जैसे जब 12th पास हुआ तो इन्होंने ट्रैवल एजेंसी के लिए भी काम करना शुरू कर दिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ। अपने पापा को पहले ही बोल दिया था कि मैं आपके ऊपर कभी भी बोझ नहीं बनूंगा। उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप से कुछ नहीं लिया, देश के लिए सब करना जरूरी समझा। अपने घर वालों के लिए, अपने लिए सब चीजें, काफी कुछ सेक्रीफाइस किया इन्होंने, कैप्टन विक्रम बत्रा ने। अब जैसे ही 12th पास आउट हुए, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही 12th पास हुए, तो 12th पास होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने 12th पास किया, तो उसके बाद इनको है ना, यहाँ पे इन्होंने एनडीए के एग्जाम दिया और वहां से ग्रेजुएशन किया। एनडीए की एग्जाम दी, ग्रेजुएशन किया। फिर इसके बाद इन्होंने 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग ली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली, क्योंकि फिर उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ कि इनको 13th जेएनके राइफल में पोस्टिंग मिली। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इन्होंने क्या किया कि काफी कुछ किया देश के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इनको पोस्टिंग मिली, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद भी है ना अलग अलग कोर्स कर रहे थे। कमांडो ट्रेनिंग की तैयारी की उन्होंने। फिर काफी उन्होंने देश के लिए पढ़ाई की कि है ना कैसे आर्मी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब उन्होंने देश में काफी मतलब आर्मी में जाने के लिए काफी स्ट्रगल किया, काफी पढ़ाई की, एसएसबी दिया। अब देखिए, आर्मी में तो ऐसा होता है ना कि अगर जो अच्छा करता है आर्मी उसी को ही लेती है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, उससे आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लंबा हो, चौड़ा हो, मतलब हेल्थ वेल्थ से कुछ नहीं देखती। आर्मी ये भी देखती है कि पढ़ने में भी कौन कितना अच्छा है।
तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे इनको पोस्टिंग मिली JNK राइफल में, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब वहाँ पे भी क्या हुआ, उसके बाद उनको मानेकशॉ बटालियन में भेज दिया गया 1998 आते आते। मानेकशॉ बटालियन में अब देखिए 1997 में क्या हुआ था, अब देखिए कश्मीर में तो काफी पहले से अनस्टेबिलिटी फैली हुई थी, तभी अपने आर्मी के साथ हेडक्वार्टर में जा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जब ये यहाँ पे जा रहे थे तो वहां से फिर उन्होंने क्या हुआ कि अब उनको इधर से है ना यहाँ से फोन आया कि देखिए मतलब यहाँ से जा रहे थे तो क्या हुआ कि पार्टी की तरफ से मतलब वहां पे है ना गोली लग गई, उनके एक साथी को गोली लग गई। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, उन लोगों के बीच में लगातार फायरिंग की। तो उनका ये पहला एक्सपीरियंस था, यही होता है आप आर्मी में अगर जाते हैं तो ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद इनको कमांडो ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया। अब जैसी कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे अभी कमांडो ट्रेनिंग करके आए, होली पे आए थे अपने घर पे छुट्टी पे, पालमपुर आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही पालमपुर आए तो क्या हुआ कि यहाँ पे उनके भाई ने उनसे पूछा, विशाल ने, कि कमांडो ट्रेनिंग में होता क्या है। तो उन्होंने अपनी शर्ट खोल के उनको पूरे शरीर के घाव दिखाए कि देखो कमांडो ट्रेनिंग आर्मी कराती है तो ऐसे कराती है, इतने घाव हो जाते हैं, इतना कुछ सहन करना पड़ता है आर्मी में जाने के लिए। यहाँ एक और बात बता दूं कि यहाँ एक और बात ये भी बता दूं कि 1998 में कमांडो ट्रेनिंग करने से पहले, कमांडो ट्रेनिंग में जाने से पहले विक्रम का सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में भी हो गया था। मर्चेंट नेवी में इनके चाचा काम करते थे तो उन्होंने इनके लिए अप्लाई किया था विक्रम के लिए, तो उन्होंने बोला था तो वहीं पे उनका सिलेक्शन भी हो गया था। वहां पे जो उनका सिलेक्शन हुआ था फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था कि, और वहां पे 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी वहां पे। तो जैसे ही वहां पे मर्चेंट नेवी में, लेकिन उन्होंने ऑफर को साफ साफ ये कह के ठुकरा दिया कि नहीं वो मर्चेंट नेवी में नहीं जाएंगे। तो उनकी माताजी ने उनसे पूछा था कि बेटा क्या हो गया, तुम मर्चेंट नेवी में क्यों नहीं जा रहे हो, वहां पे तो कितना पैसा है। देखिए अगर ऐसे आज के टाइम पे अगर किसी को ऑफर मिल जाए, अगर कोई भी कंपनी की तरफ से बोल दे कि हमारे यहाँ इतने लाख का पैकेज है साल का, इससे ज्यादा का है, तो हम तो आना आपको इतना काम भी कराएंगे, पैसा भी देंगे, तो कोई भी जहाँ स्कोप मिलेगा अच्छा सब चले जाते हैं। लेकिन विक्रम बत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। सोचिए उनमें कितना ज्यादा जज्बा था अपने देश के लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा से आप ये चीज सीख सकते हैं कि अब उनकी लाइफ से कि देश में आप कितने भी मतलब आप में अगर करने का कुछ भी अगर करने का जज्बा हो अगर जिंदगी में, तो उसके लिए आप है ना कुछ भी कर सकते हैं। भले ही आपको है ना उसके लिए कम उसमें रहना पड़े। तो उन्होंने अपनी मम्मी को साफ साफ बोल दिया कि देखो पैसे से कुछ नहीं होता है, खाली अगर देश के लिए अगर सोचा है कि अगर कुछ सेक्रीफाइस करना है या आगे के लिए अगर अपने आप को अगर वो करना है, अगर अपने आप को आगे के लिए तैयार करना है, अगर देश के लिए मरना मिटना है, तो इसके लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो खाली पैसे से तो कुछ नहीं होगा। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये पालमपुर आए थे। पालमपुर जब आए होली की छुट्टियों में, तो एक दिन ही अपने दोस्तों को न्यूगल कैफे में ट्रीट देने के लिए लेके गए। न्यूगल कैफे में ट्रीट देने लेके गए तो उनके दोस्त ने उनसे कहा था, काफी बातें चल रही थी, तो उनके दोस्त ने उनसे कहा था कि अब तुम फौज में हो, अपना ध्यान रखना। तो उन्होंने ऐसा कहा था, बहुत ही अच्छे से उनको बोला था, जवाब दिया था कि चिंता मत करो, या तो मैं तिरंगा फहरा कर वापस लौटूंगा, नहीं तो मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। सोचिए कैप्टन विक्रम बत्रा में इतना जज्बा था, उन्हें ये उम्मीद थी कि वो घर पे जरूर आएंगे एक दिन। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना जैसे ये सब कुछ हुआ, अब उसके बाद छिड़ जाता है मई 1999 में कारगिल वॉर। थोड़ा सा अब चलिए कारगिल युद्ध के बारे में जान लेते। देखिए क्या हुआ था, 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर टेस्ट हो गया था। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। अब देखिए पाकिस्तान शुरू से कब्जा करना चाहता है कश्मीर पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे काफी चीजें करता रहता है वो इसके लिए, भारत में वहां पे भी है ना, वहाँ के संगठन भी है ना उसके बयान देते रहते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा चलता ही रहता है। तो 1990 तक आते आते स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी, पाकिस्तान से रिलेशंस वैसे ही अच्छे नहीं थे। अब इधर क्या हुआ, 1998 में क्या हुआ कि है ना मुश्किल से बीजेपी की 13 महीने की सरकार बनी थी और उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी ने क्या बोला
कि है ना आपके पड़ोसियों से हमेशा अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये चीज तो खैर चाणक्य ने भी बोली थी अपने ग्रंथ चाणक्य में भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखी है चाणक्य ने कि आपके पड़ोसी से अच्छे रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि मुसीबत के टाइम पे पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं, ऐसा उनका मानना था उन लोगों का। अटल बिहारी वाजपेयी भी यही सोचते थे। तो वाजपेयी जी ने क्या बोला कि चलो ठीक है, पाकिस्तान से अब रिलेशन सुधारने चाहिए, जो होना था देखो इतने सालों में सब हो गया, ठीक है बातचीत करके सुलझाएंगे, अब जो मामला है टेबल पे बैठ के सुलझाओ, ये जो कुछ भी इंडिया पाकिस्तान के बीच या कश्मीर या जो भी चीज का मैटर है कैसे भी करके इसको सुलझाओ, और है ना बातचीत के टेबल पे और है ना दोनों के बीच में शांति स्थापित करो। तो इसी को ही देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर गए 21 फरवरी 1999 को। ये सबसे ऐतिहासिक दिन रहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, बस सर्विस लॉन्च कर दी उन्होंने। बस सर्विस लॉन्च कर दी तो उन्होंने क्या किया कि अब जो बस सर्विस लॉन्च हुई थी, अब उसके बाद जो उन्होंने बस सर्विस लॉन्च की थी वहां पे उन्होंने क्या बोला था कि अब उसमें बस से गए, लाहौर जैसे ही उतरे उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, नवाज शरीफ ने इधर हाथ मिलाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको गले लगाया, ये सोच के कि देखिए उनको ये, और इससे ये संदेश दिया पूरे पाकिस्तान को कि देखिए हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन वही है ना कि है ना अब पाकिस्तान जैसे को, अब जैसे वहाँ की आर्मी चलाती है, ISI इतने सालों से चलाती आ रही है, तो होगा क्या फिर, अब ऐसे में उन्हीं के कंट्रोल में सारी चीजें रहती है। तो अगर कोई चाहे, आज भी अगर कोई चाहे ना कि अगर वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप या अगर वहाँ के पॉलिटिशियंस भी अगर चाहते होंगे ना कि इंडिया से अगर रिलेशन सुधर जाए, आर्मी ही नहीं सुधरने देती है, आर्मी ही सब कुछ करती रहती है वहाँ पे। तब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर लिया उनके साथ, काफी कुछ हो गया था और काफी चीजें हुई और काफी समय से बातचीत चल रही थी। और ये कारगिल का तो ऐसा है ना कि यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, क्योंकि यहाँ पे कड़ाके की ठंड ऐसी पड़ती है जनवरी फरवरी में, सर्दियों के मौसम में, तो दोनों अपनी अपनी आर्मी, अपनी ट्रूप्स पीछे हटा लेते हैं कि उधर से इंडियन आर्मी भी हमला नहीं करेगी, इधर पाकिस्तान भी अटैक नहीं करेगा। तब उसके बाद होता क्या है कि अब दोनों कर लेते हैं। ये पाकिस्तान में आ गया होता है जनरल परवेज मुशर्रफ के कुछ और प्लान्स थे। मुशर्रफ ने क्या बोला कि चलो ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस तो अच्छे ही हो गए हैं, तो हम भी एक काम करते हैं, यहाँ पे कारगिल में पूरा कब्जा कर लेंगे। कश्मीर का मामला अभी तक क्योंकि इंटरनेशनली है ना, अभी तो कहीं गया नहीं है कश्मीर की प्रॉब्लम, तो वहीं पे है ना पूरे कारगिल पे और जम्मू कश्मीर में कब्जा कर लेंगे। और एक काम करेंगे, जब इंडिया जब कुछ हमला करने के लिए आएगा ना, तो बोलेंगे, एक काम करेंगे, इंडिया को बोलेंगे आओ नेगोशिएशन करने के लिए बैठो, यूनाइटेड नेशन में पूरे मामले को उठा लेंगे एक साथ, और है ना क्या करेंगे कि है ना जो काम करते हैं, ये पूरे मामले को है ना पूरा इंटरनेशनली मुद्दा बना देंगे और है ना कश्मीर को हम हड़प लेंगे। पाकिस्तान के मुशर्रफ ने ये चीज सोची, लेकिन मुशर्रफ की ये सारी प्लानिंग फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इधर इनका आर्मी ने, भारत की आर्मी बैठी हुई थी इनका स्वागत करने के लिए, आ जाओ बेटा लड़ लो, देखते हैं किसमें कितना है दम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि, और वैसे भी ये 3 मई को ये चीज हुई थी, 3 मई को जैसी ये सारी चीजें हुई। अब क्या हुआ कि वहां पे क्या हुआ कि जब वो एक शेफर्ड थे वहां पे, ताशी नामबियाल ने देखा कि ये है क्या यहाँ पे इतने सारे जो लोग चरवाहे हैं या जो कुछ भी है, ये सब आखिर कौन है, ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। उनको लगा कि है ना जो ये मुजाहिदीन होंगे, ये इतनी बड़ी यूनिफॉर्म में है, सूट मतलब इतना इनके हथियार है, ये सारी चीजें दिख रही है, तो उनको देख के थोड़ा सा शक हो गया। और भी जितने भी वहाँ पे जो शेफर्ड से जो चरा रहे थे इन लोगों को, ये अपने जानवरों को चरा रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सारी चीजें देखी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उन्होंने देखा, आर्मी के हेडक्वार्टर में जाके इन्फॉर्म किया कि देखो ऐसे ऐसे हो गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, वहाँ पे उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंडियन आर्मी ने अपने इन्फॉर्म किया वहाँ पे, और उस समय इंडियन आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई,
फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया गया, वहां पे उन्होंने इधर अटल बिहारी वाजपेयी से बात की। वहां पे 8 मई आते आते क्या हुआ कि अब इधर से सौरभ कालिया की टीम को भेजा गया, कैप्टन सौरभ कालिया को। कैप्टन सौरभ कालिया गए वहां पे अपनी टीम के साथ, 5 सैनिकों के साथ गए। उन्होंने जाके देखा कि ये सारी चीजें हुई है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने देखा, फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने क्या बोला कि ये सारी जो भी चीजें हैं उन्होंने इंडियन आर्मी को कंफर्म कर दिया कि युद्ध के लिए। और क्या पाकिस्तानियों ने कैप्टन सौरभ कालिया को कैप्चर कर लिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो पाकिस्तानियों ने उनको टॉर्चर किया, जो उनके साथ हालत की, बताने लायक भी नहीं है वो तो। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, इतना टॉर्चर करके उनको गोली मारी गई और फिर है ना इंडिया को दे दिया गया कि लो तुम्हारा बेटा। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इंडिया ने भी उसके बाद इन्फॉर्म कर लिया कि है ना अब युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो गए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है यहाँ पे कि है ना नवाज शरीफ तक को नहीं पता था कि उनकी आर्मी इधर कारगिल में घुसपैठ कर चुकी है। नवाज शरीफ को भी कैसे पता चला? भारत की तरफ से इधर अटल जी ने फोन करके बोला कि एक बात बताओ, इधर हम तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे है ना तुम इस तरीके से हमला कर रहे हो, क्या है ये? नवाज शरीफ को समझ में नहीं आया। उनकी तो हालत ही खराब हो गई कि हम बोले तो बोले क्या। मतलब पाकिस्तान को इतनी भी वो नहीं है कि है ना मतलब आर्मी को मतलब लोगों को टॉर्चर करने में भी है ना कोई कसर नहीं छोड़ती है वहां की आर्मी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, अब उसके बाद हुआ क्या कि है ना जैसी ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद इधर इंडिया ने अपना ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया। इंडियन आर्मी ने 27 मई को इधर से ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया। अब उसके बाद ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च हुआ, लेकिन मेन जो सबसे बड़ी जीत थी वो लड़ाई लड़नी थी टाइगर हिल पे। टाइगर हिल की लड़ाई लड़नी थी। अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब जैसी टाइगर हिल की जो लड़ाई थी, वहां पे टाइगर हिल पे भी पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया था। तो टाइगर हिल के जो यहाँ पे जो 13th JNK राइफल के जो 13th JNK राइफल के जो लीड कर रहे थे उस समय कर्नल योगेश कुमार जोशी, उन्होंने 17 जून 1999 को 2 लोगों को बुलाया और ये दोनों यंग ऑफिसर थे और ये 2 कंपनी तैनात थी यहाँ पे। एक तो डेल्टा कंपनी थी और एक ब्रावो कंपनी थी। डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और ब्रावो कंपनी जो थी इसको लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा। दोनों को उन्होंने बुलाया, उन्होंने बताया कि देखो पाकिस्तानियों ने इधर टाइगर हिल पे ऐसे ऐसे कब्जा कर लिया है, इतना बड़ा कब्जा हो गया है उन लोग का, वहाँ के सभी लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे करके है ना तुमको सुबह तक जीत जाना चाहिए। मतलब वहाँ पे तुम लोगों को रात में चढ़ाई करनी रहेगी। दिन में तो देखिए कोई चढ़ाई नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर दिन में अगर कोई चढ़ाई करेगा तो इसके बाद होगा क्या कि वहीं पे अगर दुश्मनों को तो वहां से दिख जाएगा कि आप वहां पे चढ़ रहे हो, तो वहीं से है ना वो गोली मार देंगे। तो ये इसलिए ऑर्डर दिया गया था कि है ना रात में उनको चढ़ाई करनी है। तो ये चीज बोली गई थी, उनको सख्त ऑर्डर दिया गया था कि सुबह तक वहां पे, और 19 जून का दिन डिसाइड था कि 19 जून की रात को ये चीज होगी। और उनको साफ ऑर्डर दे दिया गया था, साफ निर्देश दिया गया था कि सुबह तक वहां पे टाइगर हिल पे कब्जा हो जाना चाहिए और वहां पे जीत हो जानी चाहिए और भारत का झंडा फहरा देना है सुबह तक। उनको ऑर्डर दे दिया गया तो सब में जज्बा आ गया कि चलो ठीक है हमको। और फिर उन्होंने भी बोला कि हाँ जो वक्त हम लोग चाह रहे थे वो वक्त तो आ ही गया है, ऐसे करके उन्होंने भी बोला। और फिर कर्नल योगेश कुमार जोशी ने उन दोनों से पूछा कि तुम लोग वहां पे जीत गए तो तुम लोग का कोड क्या रहेगा। जीतने के बाद एक कोड होता है ना कि हर किसी का कि क्या होगा, तो वो उन्होंने योगेश कुमार जोशी ने दोनों से पूछा। तो लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल ने बोला कि अगर मैं जीतूंगा तो मेरा कोड रहेगा ओ ये। वो जो ये कोड जो है ना ये उनके डिफेंस स्कूल का कोई कोड था, वहां से उन्होंने लिया था। तो उन्होंने बोला कि इस चीज को मैं कोड करूंगा और बोलूंगा कि ओ ये मेरा अगर यहाँ से हो गया तो। फिर उन्होंने विक्रम बत्रा से पूछा कि विक्रम तुम्हारा क्या कोड रहेगा अगर तुम जीतोगे तो उन्होंने बोला कि अगर मैं जीतूंगा तो मेरा कोड रहेगा ये दिल मांगे मोर। फिर उन्होंने पूछा योगेश जोशी ने कि कर्नल जोशी ने उनसे पूछा, ये विक्रम बत्रा से पूछा कि ये दिल मांगे मोर तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए अगर मैं यहाँ पे पहली बार जीतूंगा तो मेरा दिल तो और मांगेगा, मेरे को और आगे लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए। मैं चाहूंगा कि पूरे देश पे मैं
मेरे को भेजा जाए हर जगह, लड़ाई लड़नी चाहिए। तो सोचिए विक्रम बत्रा में इतना जज्बा था। और ऐसे ही अंदर से बातचीत करने में और है ना इन लोगों से बहुत अच्छा था, इनका नेचर काफी अच्छा था कि है ना किसी से मिलते जुलते थे तो बहुत प्यार से मिलते थे, अच्छे से बातचीत करते थे। तब उसके बाद क्या हुआ, जामवाल ने उनको भेज दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी उनको सारी चीजें हुई, अब उसके बाद क्या हुआ कि उनको बोला गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे रात में 8:30 बजे से उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। आर्मी को भी कैसे कैसे शेलिंग करनी है उसके सारे ऑर्डर्स दिए गए थे कि 100 मीटर पे ऐसे करनी है, 200 मीटर पे इतनी शेलिंग होगी, यहाँ पे आएंगे तो ऐसे शेलिंग रोक देनी है। तो ऐसे करके वो काफी सारे आदेश दे रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, और ऐसे करके चढ़ाई होती जा रही थी। अब जैसे ही वो लोग वहां पे चढ़ते चढ़ते रात तक पहुंचे, रात तक पहुंच गए और चढ़ते चढ़ते और सब जगह से आ रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही वो लोग गए वहां पे सुबह के 4:30 बजे वहां पे पहुंच गए टाइगर हिल पे। पाकिस्तानी फिर खूब सारे ग्रेनेड थे, काफी कुछ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुई यहाँ पे। वहीं पे है ना एक ग्रेनेड फेंका, वही सारे पाकिस्तानियों को बंदूक से मारा। फिर है ना ग्रेनेड फेंके, कई सारे पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया और कितने सैनिकों तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार दिया, सबने पटक पटक के मारा। तो उसी वजह से कितने सारे सैनिक मर गए, कितना कुछ हो गया, पाकिस्तान को सबसे बड़ा केओस हो गया। और सुबह के 4:30 बजे इधर से विक्रम का संदेश आया वायरलेस पे, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर आपको बता दूं आगे चल के पेप्सी की भी टैगलाइन बनी थी, बहुत ही है ना ज्यादा फेमस हुआ था कि टीवी पे ऐड आता होगा, मेरे को नहीं पता, आता ही होगा मेरे ख्याल से। तो टीवी पे उसका जैसे हर टैगलाइन होती है तो उसका कैसे ऐड दे देते हैं टीवी पे, शायद वैसे ही आता होगा उससे में भी पेप्सी का टैगलाइन में, ये दिल मांगे मोर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये इनकी सबसे बड़ी जीत हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद काफी कैप्टन विक्रम बत्रा भी लेकिन घायल हो गए थे, उनको भी गोली वोली लग गई थी, तो उनके सीने में काफी दर्द हो गया था। लेकिन और जो उस समय जो आर्मी के चीफ थे जनरल वेद प्रकाश मलिक, उन्होंने भी इस चीज के लिए उनको बहुत बधाई दी थी। लेकिन ये तो बस खाली शुरुआत थी। उन्होंने बोला था कि नहीं अभी तो और आगे जाना है, अभी तो मुश्को वैली तक जाना है। मुश्को वैली जो टाइगर हिल के पास है ना, वहां पे अगर जाना है, वहां पे अभी पाकिस्तानियों का कब्जा है, उसको भी है ना ऑर्डर दिए गए थे कि उसको भी है ना पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के कब्जे से छुड़वाना है। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उनको बोला गया कि है ना पाकिस्तानी कब्जे से छुड़वाना है, उनको ऐसे बोला गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको ये ऑर्डर दे दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, अब यहाँ पे विक्रम बत्रा की थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी। यहाँ से विक्रम बत्रा को कैप्टन की पोस्ट दे दी गई। भाई जब कोई काम अच्छा करता है अगर आर्मी में तो उसको अच्छी पोस्ट तो मिलती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी उनको बोला गया कि है ना, उन्होंने बोला उनको ये पोस्ट कैप्टन की पोस्ट दे दी गई और उनको बोला गया कि यहाँ पे ऑर्डर दिया गया। हालांकि यहाँ पे क्या हुआ कि अब जैसे यहाँ पे उसके बाद थोड़ी विक्रम की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उनके सीने में भी दर्द था, उनको 103-104 डिग्री तक का है ना बुखार था। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बाद भी है ना वो काफी लोगों से हालचाल पूछ रहे थे, काफी है ना चीजें पूछते रहते थे कि अभी आर्मी में क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों ने कहाँ तक कुछ किया है। तो फिर वो बोलते रहते थे कि कुछ भी हो तो हमको बताना, ऐसे वैसे। और घर पे भी है ना फोन करके पूछ लेते थे हर 10 दिन पे कि देखिए आप लोग चिंता मत करो, यहाँ पे है ना सब ठीक है, मैं घर पे जरूर आऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लेकिन उनके शुरुआत में उनकी फैमिली बहुत डर गई थी कि है ना मेरा बेटा ऐसे युद्ध में जा रहा है, अगर हो गया, अगर कुछ तो होगा क्या, ऐसे वैसे। थोड़ा फैमिली वाले भी डर गए, लेकिन उन्होंने उनको पूरा आशीर्वाद दिया कि बेटा अच्छे से जाओ, विजयी होके आना वहां पे और घर पे जरूर आना। फिर उसके बाद उनको काफी अच्छे से आशीर्वाद दिया, उनको उनके घर वालों का भी उन पे था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी सारी चीजें हुई, अब 4 जुलाई को इधर से क्या हुआ कि है ना उनके पास फिर से ऑर्डर आया कि वहां पे मुश्को वैली के पास में जाना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अगर मुश्को वैली में अगर जाना है तो उसके बाद वहां पे बोला गया कि वहां पे भी उधर टाइगर हिल पे अभी वापस से अभी पूरी तरह से टाइगर हिल को खाली नहीं कराया गया, पूरे पॉइंट 4 को अभी पूरी तरह से उतना खाली नहीं कराया गया, तो एक बार और जाना पड़ेगा। तो कर्नल जोशी उनको वहां पे भेजने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि अरे कैसे भेजेंगे। तो विक्रम बत्रा ने बोला कि सर मेरे को जाने दीजिए, मैं वहां पे जाऊंगा।
जोशी ने उनको काफी समझाया कि देखो बेटा तुम मत जाओ वहाँ पे, देखो तुमने लड़ाई लड़ी है अच्छे से, देश के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो तुम मत जाओ वहाँ पे अभी, क्योंकि हो सकता है वहां जाओगे ठंड वंड पड़ेगी तो और कुछ हो जाएगा। लेकिन बत्रा ने उनको जोर देकर कहा कि नहीं, मेरे लिए जब भारत मेरे देश पे अगर ऐसी आंच आएगी तो मेरे लिए मेरी तबीयत या कोई कुछ मायने नहीं रखती, उसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े मैं तो जाऊंगा ही। तो योगेश कुमार जोशी ने बोला कि चलो ठीक है जाओ वहां पे। फिर उसके बाद जैसे ही सबको पता चला, पूरी टीम को पता लगा कि इधर कैप्टन विक्रम बत्रा आ रहे हैं, सब एकदम जोश से भर गए कि अरे कैप्टन विक्रम बत्रा आ रहे हैं, अब तो हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो 6 जुलाई को क्या हुआ कि 6 जुलाई की शाम को 4 जुलाई से लेके अब यहाँ पे नीचे दुर्गा माता का मंदिर था, तो पहले मंदिर में ये लोग गए, मंदिर में दुर्गा जी के दर्शन किए, फिर उसके बाद वहां से दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय बोलते हुए वहां से निकल गए और वहां से चढ़ रहे थे, सीढ़ियों धीरे धीरे चढ़ रहे थे। अब इधर पाकिस्तानियों को पता चल गया कि शेर शाह आ रहा है, बाकी ये कैप्टन विक्रम बत्रा शेर शाह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चला कि शेर शाह आ रहा है, तो उन्होंने पूरे अपनी आर्मी को एकदम अलर्ट पे कर दिया कि देखो देखो शेर शाह आ रहा है, अलर्ट पे रहो। फिर उसके बाद वो जैसे ही वहां से चढ़ रहे थे, वायरलेस से उधर से उनके कोई विक्रम बत्रा क्या कर रहे थे, अपने सोल्जर से बात कर रहे थे चढ़ते चढ़ते कि है ना कि कैसे पाकिस्तानियों को मारना है, क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफी सारी चीजें वो पाकिस्तान के रेडियो ने इसको इंटरसेप्ट कर लिया, ये सारी चीजें हो गई वहां से। अब जैसे ही वो वहां से ऊपर चढ़ रहे थे तो पाकिस्तान के वो ऊपर बैठे हुए कमांडर ने पीछे से बोला, शेर शाह ऊपर मत आना, वापस नहीं जा पाओगे, तुम्हारी लाश ही वापस जाएगी अगर ऊपर आओगे तो विक्रम बत्रा ने उधर से बोला कि अच्छा तो मेरी लाशें वापस जाएगी, अभी 1 घंटा रुको, 1 घंटे में अभी सब पता चल जाएगी कौन वापस जाएगा कौन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी बातचीत हुई और उन्होंने बोला था, यहाँ तक बोला था कैप्टन विक्रम बत्रा, आपको ये भी बता दूं, माधुरी दीक्षित के सबसे बड़े फैन थे। तो इधर क्या हुआ कि है ना पाकिस्तानियों ने यहाँ तक बोल दिया, तुमको तो उठाएंगे ही, तुम्हारी बॉलीवुड तुमको मार के नीचे तो फेंक देंगे, तुम्हारी बॉलीवुड हीरोइन को भी है ना उठा के ले जाएंगे। मतलब ऐसे वो ये कौन हो गए, ये सब एक बातचीत थी एक तरह से, ऐसा नहीं है कि है ना खाली वैसी बातचीत में होता नहीं है कि विक्रम बत्रा ऐसे थे कि अरे इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि है ना मेरे को ऐसे ऐसे बोल रही है लोग, तो रुको अभी इन लोग को बताते हैं इनकी असलियत, पता चलेगा इन लोगों को। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है विक्रम बत्रा इधर चले गए ऊपर, जैसी वो वहां से चढ़े ऊपर से उन्होंने क्या किया, अब जैसी वहां पे ग्रेनेड लेके गए, ग्रेनेड को उधर से पकड़ा और वहां पे पाकिस्तानी बंकर के सामने बड़े प्यार से फेंका और बोला देखिए माधुरी दीक्षित की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और वहीं पे यह ना कई सारे सैनिकों की मौत हो गई, कई सारे सैनिकों को गोलियों से मार दिया, कई लोगों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मारा। फिर ऐसे करके क्या हुआ, और कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथी भी थे इसमें, कैप्टन अनुज नैयर और इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने है ना पूरे कैप्टन ये इधर को खाली करा दिया, इधर से कब्जा भी हो गया। सुबह के 4:30 बजे तक क्या हुआ कि सुबह के 7 जुलाई तक ये यहाँ पे कब्जा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और गलती क्या हो गई, यहाँ पे एक और चीज क्या हो गई, देखिए अब इधर से जब शेलिंग हो रही थी, काफी कुछ हो रहा था ना, तो बीच में क्या हुआ कि नवीन नाम के एक सोल्जर थे वो आर्मी के, उनको गोली लग गई, तो वो वहां पे है ना उधर से बचे हुए थे, तो वो वहां पे वो गोली खा के गिर गए पाकिस्तान की गोली से लगने से। अब वो जैसी इधर गोली खा के वो नीचे जमीन पे गिरे हुए थे, विक्रम बत्रा ने देखा कि उनका लेफ्टिनेंट नवीन जो उनके सोल्जर है वो तो यहाँ पे गिरे हुए, तो उन्होंने बोला कि इसको तो बचाना पड़ेगा हमको, ऐसे तो चलने वाला नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम ऐसे अपने सिपाही को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते, उन्होंने ऐसा बोल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये सारी चीजें बोली, फिर उसके बाद उनके साथ जो थे सूबेदार रघुनाथ, उन्होंने क्या बोला कि देखिए अभी वहां पे मत जाइए क्योंकि हो सकता है कि आपको गोली लग जाएगी, तो उसके बाद हो सकता है हमारे ऊपर भी खतरा बन सकता है इस चीज का, तो इसलिए आप न जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।
तो अब विक्रम ने उनको बोला कि नहीं मैं जाऊंगा, देखिए अपन को जाना तो पड़ेगा ही, ऐसे अपने सिपाही को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते अपन। देखिए आर्मी में यही होता है, पहले आपको पहले आर्मी अपने अपने साथियों का सोचना पड़ता है, फिर अपने अपने देश का सोचना पड़ता है, फिर अपने बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद अपने परिवार के बारे में। और इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, शुरुआत में इनका नाम महावीर चक्र के लिए भी चला गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें हुई, अब उन्होंने बोला कि देखिए एक काम करते हुए, उन्होंने पहले तो थोड़े साहब जो सूबेदार रघुनाथ थे वो थोड़े गुस्सा हो गए थे कि ऐसे तो नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप डरते हैं क्या उनको वहां पे जाने से? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं डरता तो नहीं हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं देखिए चलते वहां पे है ना, देखिए ऐसे अपने सिपाही को मरने के लिए छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा अपने लिए, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो वो वहां पे दोनों गए, उधर से वो दोनों जैसे ही जा रहे थे तो उन्होंने विक्रम बत्रा ने उनको पीछे किया, बोला कि ओ यार रुक, तू बाल बच्चोदा आदमी है, मतलब तुम्हारे तो देखिए सर आपके तो फैमिली वाले हैं, आपके तो बीवी बच्चे हैं, आपकी शादी भी हुई हुई है, आपको भी घर की जिम्मेदारी लेनी है, काफी कुछ करना है। मेरे हाथ में तो देखिए कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं है, अगर मैं चला गया तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बातचीत करके तो एक काम करते कि उनको सर पे से उठाएंगे, मतलब एक तरफ से आप पैर की तरफ से उठाना, मैं सर की तरफ से उधर से उठाऊंगा। तो दोनों उधर से गए, विक्रम बत्रा सबसे आगे गए, उन्होंने अपने सोल्जर की जान तो बचा ली, लेकिन अपने सोल्जर की जान बचा ली और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो ये जब जान बचा ली, सोल्जर को ले आए, बचा के तो निकाल लिया वहां से, छुड़वा लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे वहां पे उन्होंने अपनी सोल्जर्स की जान बचाई तो वहीं पे ही है ना एक पाकिस्तान के एक स्नाइपर से एक गोली आके कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में लग गई और वहीं पर ही कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। तो 7 जुलाई 1900 और उनके साथी कैप्टन अनुज नायर भी शहीद हो गए। तो सोचिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए कुछ भी नहीं सोचा और 24 साल की उम्र में ही बलिदान दे दिया कारगिल की लड़ाई में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने इधर बलिदान दिया, उसके बाद क्या हुआ कि अब वहां पे उनकी डेथ हो गई, लेकिन पाकिस्तानियों के कब्जे से उनको छुड़वा लिया गया, टाइगर हिल पे पूरा कब्जा हो गया। और जो जहाँ पे उनका टाइगर हिल पे कब्जा हुआ था ना, आज उसी टॉप को है ना बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है, उस टाइगर हिल को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। हर साल उनके माता पिता और उनके भाई विशाल यहाँ पे है ना आते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करते हैं। तब फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उनकी लड़ाई में शहीद हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि उसी के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, और जो उनके साथी थे अनुज नायर, उनको महावीर चक्र दिया गया। तो कैप्टन विक्रम बत्रा का जब अंतिम संस्कार हुआ था ना, तो उनकी मम्मी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि उनको तो पहले 2 बेटियां हुई थी, उनको बेटा नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए एक और ट्राई किया कि लड़का हो जाएगा। तो ऐसे करके उनको 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, एक था विक्रम, दूसरा था विशाल। तब उन्होंने तो ये बात बोली कि देखिए भगवान ने तो मुझे इसलिए जुड़वा बच्चे दिए, दोनों जुड़वा बेटे दिए कि अगर हो सकता है कि अगर एक देश के लिए होगा और एक मेरे लिए होगा, तो हो सकता है कि अगर देश के लिए अगर करते करते अगर चला भी गया तो उसको देख तो वो दूसरे को देख के हमेशा वो याद आएगा। उनकी ये सोच थी। और सोचिए कैप्टन विक्रम बत्रा आज भी लोगों के लिए फेमस है। कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर फिल्म भी बनी है शेरशाह के नाम से। पाकिस्तानियों ने भी इनको मतलब वो किया था, पाकिस्तानियों ने शेरशाह नाम दिया था ना, तो शेरशाह इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। फिर उसके बाद इनको 15 अगस्त को परमवीर चक्र दिया गया। तो ऐसे करके, और बत्रा टॉप के भी नाम से जाना जाता है इनके टाइगर हिल को। तो ये था कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। ऐसे ही लोगों के बारे में और भी सोल्जर्स के बारे में भी बताता रहूंगा आप लोग को। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करे। फिर उसके बाद और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे को, भारत के सच्चे सपूत को हमारा शत शत नमन।